नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल आप सबका टारगेट विथ आलोक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ रहा है, काफ़ी सुनहरा अवसर, क्योंकि बीईओ की परीक्षा बहुत जल्द होने की संभावना है और ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बहुत अच्छी सीटें इस बार बीईओ में आ रही है फिर से। और इससे बेहतर आपके पास खंड शिक्षा अधिकारी बनने का शायद अवसर ना आए, इसलिए इस अवसर को भुनाइए और अपने अपने भविष्य को सुनिश्चित करिए खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल बीईओ के इस बैच में मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाऊंगा और इतिहास की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले जो भी परीक्षाएं हुई हैं बीईओ की दो, इसमें जस्ट जो पिछले साल जो परीक्षा हुई, 2 साल पहले की जो परीक्षा, उसमें आप देखेंगे तो इतिहास की एक बहुत ही महती भूमिका है। इतनी महती भूमिका कि जिन लोगों ने इतिहास को गंभीरता से नहीं लिया, फिर उन्हें कहते हैं ना कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब होए। जिन लोगों ने किसी भी एक विषय की उपेक्षा की और हर विषय को साधने की कोशिश नहीं की, वो बाहर हो गए। इसलिए इतिहास के महत्व को लेकर के और इतिहास से जुड़ी बहुत सी बातों को लेकर के जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी के परीक्षा में महती रूप से एक निर्णायक भूमिका निभाता है, मैं आपके सामने आया हूं और एक एक पक्ष की चर्चा करेंगे ताकि आप इसके महत्व से रूबरू हो जाइए। तो हम जब बीईओ की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और उसमें भी इतिहास विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हमें जानना चाहिए कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा की भी चर्चा होगी, इससे जुड़े हुए मेंस परीक्षा की भी चर्चा होगी और साथ ही साथ हम इसके इंपॉर्टेंस पर भी चर्चा करेंगे, मार्क्स पर चर्चा करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि विदाउट हैविंग ट्रेंड एनालिसिस आप कभी भी किसी परीक्षा में हाई स्कोर नहीं कर पाते। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, औसत दर्जे तक पहुंचना एक सामान्य बात होती है। थोड़ा सा परिश्रम किया, गधों की तरह परिश्रम करके भी लोग औसत दर्जों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन घोड़ा कौन बनता है? वो घोड़ा जो जीतता है, जो ट्रेंड एनालिसिस करता है। और ट्रेंड एनालिसिस इतना महत्वपूर्ण है जिससे आप न केवल परीक्षा को पास कर सकते हैं, बल्कि आप मेरिट में आ सकते हैं, रैंक होल्डर बन सकते हैं। तो जब इस परीक्षा के लिए आपने कमर कसी लिया है तो फिर देर किस बात की? ऐसा रेस में आगे जाइए ताकि आपकी मेरिट में नाम हो और आप शुरुआती लोगों की सूची में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, बीईओ की परीक्षा में, बीईओ की परीक्षा में इतिहास विषय में पिछले बार कितना क्वेश्चन पूछा, प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन रहे, मुख्य परीक्षा में कितने क्वेश्चन रहे, मुख्य परीक्षा को आप देखेंगे तो किस खंड से क्या क्या पूछा और संभावित क्या क्या पूछने की हो सकती है, संभावनाएं क्या हो सकती हैं, उसकी तलाश भी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले इस विषय के इंपॉर्टेंस पर हम चर्चा करेंगे, महत्व पर। सबसे महत्वपूर्ण इतिहास विषय के महत्व को आप यूं समझ सकते हैं कि मोटा मोटा सिर्फ बीईओ में आप देखेंगे जितने भी सिलेबस हैं, उसके सभी सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि केवल प्री की परीक्षा में, सिर्फ प्री की परीक्षा में हमेशा 16 से 17 क्वेश्चन आपको पूछता नजर आएगा। आप सोच लीजिए कितना महत्व इसका है। 16 से 17 क्वेश्चन आपको प्री में पूछते हुए नजर आएगा और एक एक क्वेश्चन की जहां पर इतनी जरूरत है, इतनी मारामारी है, वहां से एक अच्छा छात्र जिसको इतिहास में कमांड हो, आप विश्वास करें वो 15 और 15 प्लस भी ला सकता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। यह बहुत ही एक निरंतर और सही दिशा में किए गए प्रयास से हासिल किया जा सकता है। क्या कि आप 16 या 17 प्रश्न अगर बीईओ में पूछ रहा है एक सामान्य औसत, तो आप 15 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। औसत छात्र, जो बिल्कुल औसत छात्र होते हैं, वो भी 16 या 17 प्रश्नों में से 10 क्वेश्चन कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन 10 क्वेश्चन करने से आप न तो टॉपर्स की सूची में आएंगे और आप क्वालिफाई भी कर जाएं, इसकी संभावनाएं कम है। इसलिए आपको किसी भी सूरत में 12 से 14 क्वेश्चन तो करना ही करना है। इसके प्लस हमेशा ध्यान दीजिएगा,
और मैं आपको भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूं कि जब हम आपके साथ चलेंगे ना, तो आप चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे। और कहते हैं कि दौड़ेंगे भी नहीं, आप जीतेंगे, लंबी रेस जीतेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 12 से 14 क्वेश्चन ही नहीं, आप 15 और 15 प्लस भी करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसका महत्व आप देख सकते हैं कि प्री लेवल पर इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इतना है, इतने अंकों का प्रश्न यहां से आता है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात क्या है, परीक्षा को समझना और उस प्रणाली को क्रैक करना, उस सिस्टम को क्रैक करना बिना हिस्ट्री के समझ के हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीवन की बुनियादी जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, समझिएगा हर पक्ष, धार्मिक पक्ष भी, हर पक्ष कहीं ना कहीं इतिहास से निरूपित होता है, इतिहास से निकल कर आता है और वर्तमान परिदृश्य में उसको हम देखते हैं। तो इसका मुख्य परीक्षा में जब हम रोल देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के बाद, तो आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में जो इसका रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। आप जस्ट पिछली परीक्षा की आप कल्पना करिए, पिछली परीक्षा में क्या हुआ, 20% क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके पास। टोटल आउट ऑफ 100 20%, 20% क्वेश्चंस हिस्ट्री से आए। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में यानी कि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन, यानी कुल 8 प्रश्न केवल इतिहास से पूछा, 20% अंक का। और ध्यान दीजिए, जिसने मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस ठीक से किया हमारे क्लास के साथ, जो मुख्य परीक्षा का ठीक प्रैक्टिस कर सकेगा, जो क्लास में आपको कराया जाएगा ग्रेजुएशन, बिल्कुल ग्रेजुअली, ईमानदारी से मैं आपको बता दूं कि वह अधिकतम अंक मुख्य परीक्षा में प्राप्त करेगा। और कुछ भी मुख्य परीक्षा में लिख देने से अंक नहीं मिलता, यह ध्यान दीजिएगा। चाहे 25 शब्दों में लिखना हो, चाहे 60 शब्द 50-60 शब्दों में लिखना हो या 125 शब्दों में, मुख्य बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि केवल लिख देने से नंबर नहीं मिलता, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे कि, और आपको ट्रेंड एनालिसिस बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे साथ में कि क्या लिखने से नंबर मिलता है। कोई भी एग्जाम्पल हम लेकर के आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न में बच्चे क्या लिखते हैं और क्या लिखना चाहिए। एक अंतर होता है दोस्त, क्या लिखते हो और क्या लिखना चाहिए। जिस दिन इस भेद को मिटा लोगे, याद रखिए उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी लिख देने से, आप एग्जामिनेशन के बाहर एग्जामिनेशन देकर आने वाले बच्चों से क्या अक्सर सुनते होंगे, पेपर तो बड़ा मस्त हुआ है, बाद में रिजल्ट नहीं आया। उन्हें लिखा तो सब था, लेकिन क्या लिखा था दोस्त, उस क्या लिखने में और लिख के आ गया, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इस अंतर को अगर एक बार आपने मिटा लिया तो सिलेक्शन कतई दूर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंस आप इसकी प्री और मेंस में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण इसका योगदान है आपके खंड शिक्षा अधिकारी बनने में। साथ ही साथ जहां तक मार्क्स की बात है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, आप इस प्रश्नों की संख्या को देखकर इसके मार्क्स का निर्धारण कर सकते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि 16-17 क्वेश्चन तो केवल हिस्ट्री से पूछता है, आप सोचिए प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसका वेटेज उसी आधार पे आप तय कर सकते हैं। जब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं और खंड, अभी मैं आपको पिछले परीक्षा का क्वेश्चन लेकर भी इतिहास को आया हूं, जिसकी भी चर्चा करेंगे हम। जब हम मेंस की बात करते हैं तो जो सेक्शन ए है खंड क, उसमें 2 क्वेश्चन पूछता है और दोनों 10-10 नंबर के होते हैं, यानी 20 नंबर तो यहीं से हो गए। सेक्शन बी जहां से 2 क्वेश्चन पूछता है और दोनों 6-6 नंबर के होते हैं, 12 नंबर तो यहीं से हो गए, आप सोचिए। और सेक्शन डी जहां 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन वहां से पूछता है, 8 नंबर वहां से हो गया। यानी इस तरह देखेंगे तो आउट ऑफ 200 20%, यानी कि क्या, कैसे, सेक्शन ए से 20 नंबर, सेक्शन बी से आपने देखा वहां से 2 क्वेश्चन होते हैं, 12 नंबर के वहां से क्वेश्चन हो गए, और 8 नंबर के क्वेश्चन कहां से हो गए, सेक्शन सी से हो गए, जहां 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह अगर आप टोटल नंबर देखेंगे इसका,
तो 12 8 20 20 40 यानी टोटल हो गए 40। 40 आउट ऑफ 200, अगर आप 40 को देखेंगे आउट ऑफ 200 तो कितना हुआ? 20%। इसलिए दोस्त 20% नंबर तो आपके लाइफ का वारा न्यारा कर सकता है इस परीक्षा का। इसलिए इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका है और इस भूमिका से आप अपने आप को कभी भी पीछे मत होने दीजिएगा, क्योंकि यह भूमिका आपको सफलता दिला सकता है। आगे ध्यान देते हैं। इसी क्रम में बेटा आप देखेंगे ना, एक बहुत प्राचीन कहावत है, मैं उस कहावत को आपके सामने पहले रख देना चाहता हूं। और बहुत ही महती यह कहावत है कि कोई भी जंजीर अपने कमजोर कड़ी से अधिक मजबूत नहीं होती। ध्यान समझिएगा, कोई भी जंजीर अपने कमजोर कड़ी से अधिक मजबूत नहीं होती। इसको आप 2 बार पहले पढ़ के समझिए, आपका जीवन बदल देगा, आपके सोचने का तरीका बदल देगा, आपका नजरिया बदल देगा किसी भी विषय के प्रति जो आप दृष्टिकोण रखते हैं और अपने प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं, अपने जीवन के प्रति, अपनी तैयारी के प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं, आप निसंदेह इसको समझने के बाद उसमें परिवर्तन लाना चाहेंगे। दोस्तों प्रश्न सिर्फ यह है, और ये प्रश्न के साथ साथ एक जो कोटेशन है, यह प्रश्न भी है जीवन का, इसे जीवन का एक महती प्रश्न समझिए और यही उत्तर भी है। अपने आप में यह प्रश्न है और अपने आप में उत्तर है, यानी संपूर्ण स्टेटमेंट है ये। कोई भी जंजीर अपने कमजोर से अधिक मजबूत नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं किसी जंजीर की बात कहते हैं, सपोज करिए ये एक जंजीर है जिसमें ढेर सारे छल्ले लगे हुए हैं, ये एक जंजीर हो सकता है। अगर ये जंजीर, कॉन्सेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जंजीर कितना मजबूत है। प्रश्न आपसे कोई पूछे कि आखिरकार ये जंजीर की मजबूती क्या है, कितना मजबूत है, तो आप क्या कहेंगे? आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन उसकी मजबूती कैसे तय होगी? इसकी जितनी कड़ियां हैं, इस जंजीर की जितनी कड़ियां हैं, उन कड़ियों में से सबसे कमजोर कड़ी जो होगा, माना कि सबसे कमजोर कड़ी यही है, तो यह जंजीर इस कमजोर कड़ी से अधिक मजबूत नहीं है। यह जंजीर जिसकी कमजोर कड़ी इज इक्वल टू माना x है, तो यह पूरी जंजीर x से अधिक मजबूत नहीं हो सकती। ऐसे कैसे भी? क्योंकि जब जंजीर पर खिंचाव पड़ेगा तो सबसे पहले कौन सा टूटेगा? यहीं से टूटेगा। आपके जीवन में भी, आपकी तैयारी में भी इस बात का बहुत महत्व है। किसी भी विषय को जब आप नजरअंदाज करते हैं, अपने पाठ्यक्रम में जब आप कुछ चीजों को छोड़ देते हैं और फिर तैयारी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पाठ्यक्रम में, आपके बीईओ के सिलेबस में, मैं 2 स्तर पे बात कर रहा हूं। एक स्तर पे बीईओ का जो पूरा सिलेबस है, आप जब उसमें से कुछ छोड़ देंगे और बाकी पर काम करेंगे, तब भी आपका वो जितना चीज छूटा आपकी कमजोर कड़ी बनती है। और फिर उस पाठ्यक्रम, बीईओ के पाठ्यक्रम में से किसी एक सब्जेक्ट को लाइए, माना कि इतिहास, तो अब उस हिस्ट्री के सिलेबस में से भी जब आप कुछ छोड़ देंगे तो भी आपकी कमजोर कड़ी बन जाएगी। इसलिए दोस्तों अपनी कमजोर कड़ियों को पहचानिए और कभी भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जिससे आप जब अपने परीक्षा हॉल में बैठें तो मन में आपके ये भय सताता रहे कि ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक या ये एरिया मेरा कमजोर है या पढ़ा नहीं गया है। आपको टारगेट विथ आलोक की टीम बीईओ के किसी भी सेक्शन में कमजोर नहीं रहने देगी। हमारी टीम आपको हर विषय और जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग नियत समय में पूरी की पूरी सुनिश्चित व्यवस्था देगी, ताकि हर शिक्षक अपने उत्तरदायित्व के साथ आपको आपकी सफलता में योगदान दे सके। 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं। पहला कि आप अपने कमजोर कड़ी को पहचानिए। अगर आपने अपनी कमजोर कड़ी को पहचान लिया तो सफलता का पहला सोपान, पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। और दूसरी चीज, कमजोर कड़ी तो रहने नहीं देना और हर विषय को इस तरह से पढ़िए कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब होए। इस तरह से पढ़िए ताकि आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ
बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। आप आगे इस चीज को देखिएगा, मैं और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं पाठ्यक्रम के लेकर के। जहां तक आपका पाठ्यक्रम का सवाल है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, पाठ्यक्रम में क्या कहता है? पाठ्यक्रम सिर्फ इतनी बात कहता है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अब जरा सोचिए, ये दो छोटे छोटे टर्म्स, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, अब इसके अंदर कितना विस्तार है, कितनी गहराई है। और उस गहराई को जब हम नहीं पढ़ेंगे, उस गहराई को नहीं समझेंगे, उसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ देंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि कैसे सिलेक्शन होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये मान लीजिए भारतीय इतिहास लिख दिया, लेकिन भारतीय इतिहास में क्या कला और संस्कृति का पक्ष नहीं है? वो भी है। तो आपसे पूछ सकता है, कला और संस्कृति से संबंधित कोई क्वेश्चन, क्या भारतीय इतिहास में धर्म से जुड़े मामले नहीं है क्या? धर्म से जुड़े मुद्दे नहीं है क्या? आपसे पूछ सकता है वहां से कोई भी क्वेश्चन। ये समझिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड एनालिसिस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई छात्र केवल भारतीय इतिहास के नाम पर राजा महाराजाओं के उत्थान पतन की कहानी पढ़कर चला गया, उसने राजनीतिक इतिहास पढ़ा और उसने कला संस्कृति को अवॉइड कर दिया, तो आप देखिए ध्यान से, पिछले ही एग्जाम में कला और संस्कृति से भी आपको प्रश्न आ गया, मथुरा कला। अगर आप केवल राजनीतिक पक्ष को ही इतिहास समझते हैं, राजा महाराजाओं के उत्थान पतन को इतिहास समझते हैं, तो यह इतिहास नहीं है। वास्तविक इतिहास वही है जिसमें हम अपने आप को उस सभी क्षेत्रों से जोड़कर देखें, वो सभी काम करें जिससे हमें सुनिश्चित हो जाए कि इतिहास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पक्ष हमने पढ़ लिया है। तो केवल भारतीय इतिहास लिख देने से काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब हम भारतीय इतिहास को समझें, इसमें क्या पूछा जाएगा। अगर केवल राजाओं महाराजाओं के उत्थान और पतन तक अपने आप को हम सीमित कर लिए, तो इतिहास की ट्रेंड एनालिसिस आप कभी नहीं कर सकते। इसी तरीके से दोस्त, राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा से भारतीय इतिहास के अंतर्गत सर्वाधिक विशिष्ट खंड के रूप में हम राष्ट्रीय आंदोलन को देख सकते हैं। सबसे अधिक प्रश्न भी यहीं से पूछता है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। अगर औसत देखें पूरे इतिहास में, यानी अगर आप प्राचीन काल देखें, मध्यकाल देखें, आधुनिक काल देखें, तो इसमें सबसे अधिक औसत जो है ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन से आता है। राष्ट्रीय आंदोलन की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आप यूं कह सकते हैं कि निर्णायक भूमिका है। कुछ ऐसे ट्रेंड होते हैं, कई वर्षों के ऐसे ट्रेंड हो सकते हैं जब आपको आधे क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछ ले। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ कम करके भारतीय इतिहास के औसत को बढ़ा दे। इसलिए किसी को भी कमतर कहना ठीक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक महत्वपूर्ण कहना ज्यादा उपयोगी है। इज इट राइट? तो राष्ट्रीय आंदोलन की समझ हर किसी को होनी ही चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से है, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से है, और हमारे उन नायकों से है, उन आंदोलनों से है जो आज हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की तरफ ले गया, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा सपना पूरा हुआ। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन हमारे सिलेबस का एक अभिन्न अंग है और काफी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, हम आगे आपको देखें कि अगर हम केवल भारतीय इतिहास को देखें तो उसके भी 3 पक्ष हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपको यहां पर एक सिलसिलेवार कुछ बातें बताना चाहूंगा कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक छात्र को क्या पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट पकड़िए। जैसे एग्जांपल, पहला पॉइंट, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें सबसे पहले इतिहास का काल विभाजन पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन। अब यहां से हमारा शुरुआत यहीं से होना चाहिए, क्योंकि एक छात्र को जब तक इतिहास का काल विभाजन पता ना हो, तब तक इतिहास को कड़ियों को कैसे जोड़ेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा भाई छोटे भाई का रिस्पेक्ट करे, या हम छोटों को, जो छोटे हैं, अपने बड़ों का आदर करें। अब ये बड़ा छोटा अर्थात जो पहले है और जो बाद में है, इसका निर्धारण कैसे होता है? काल विभाजन से।
ये जब एक ही समाज में रहकर भी हम बड़े और छोटा कहते हैं ना, उम्र के आधार पर बड़ा और छोटा, एक समाज में एक ही समय में रहकर जब ये बात करते हैं, तो इतिहास के लंबी यात्रा के दौरान जब तक एक छात्र काल विभाजन नहीं समझेगा, तब तक वो कैसे जोड़ पाएगा कड़ियों को कि किसके बाद क्या हुआ और हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए दोस्तों, इतिहास का काल विभाजन से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल के मानव जीवन की गतिविधियां, आद्य ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सभ्यताओं को रखा जाता है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन, उस समय के मानव जीवन की विविध गतिविधियों का अध्ययन। इसके बाद तब आता है इतिहास का समय, और जिसकी शुरुआत मुख्यतः 6ठी सदी ईसा पूर्व से होती है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रख लेते हैं, और 600 ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध का समय है, महावीर स्वामी का समय है, तब से इतिहास का समय निर्धारित होता है। और इसका आधार क्या है, आप सब जानते हैं, लेखन कला। और उस लेखन कला के आधार पर साहित्यिक स्रोत की प्राप्ति, और साहित्यिक स्रोत के आधार पर इतिहास का निर्धारण। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में हमारे मानव लेखन कला से परिचित नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला तो दिखती है, खासकर सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन वो अपठनीय बनी हुई है आज तक। तो हमारे पास वह एक चित्र के अलावा कुछ नहीं है। जब तक हम उसे पढ़े नहीं, तब तक वो रेखा चित्र है। सपोज करिए, अगर आप इसे मध्यकालीन पढ़ सकते हैं, तब इसका भाव आप ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी ऐसी भाषा में लिखा हो जो आप पढ़ ही ना पाए और जिसका कोई अर्थ ही आप न निकाल पाए, तो फिर आपके लिए केवल क्या है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं तो हैं। इसलिए प्रागैतिहासिक काल के बाद जब आद्य ऐतिहासिक काल की बात होती है, तो उस समय इतिहासकार मानते तो हैं कि लिपि है, लेकिन वो लिपि अपठनीय बनी हुई है, इसलिए हम उसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत नहीं रखते। लेकिन ऐतिहासिक काल वो कालखंड है जहां से मानव इतिहास का साहित्यिक स्रोत मुख्यतः उपलब्ध है। दोस्तों, इसी कड़ी में हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जब हम इतिहास का काल विभाजन कर लें, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल का जब अध्ययन करेंगे, तब यहीं से शाखाएं बढ़ती हैं। मुख्यतः क्या बढ़ता है, ध्यान दीजिए। हमें ध्यान से समझना चाहिए कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करना है। तो पॉइंट नंबर 1, हमें इस समय कॉन्सेप्ट पकड़ना, इतिहास के अंतर्गत एक तरफ हमें राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, अर्थात राजा महाराजाओं के उत्थान और पतन की कहानी भी पढ़नी है। अर्थात जैसे मगध का 16वां जनपद, मगध का उत्कर्ष, और वहां से लगाए हर्षवर्धन और उसके बाद तक का प्राचीन काल में पढ़ना है, यानी राजनीतिक इतिहास पढ़ना है। साथ ही साथ हमें इस समय का क्या पढ़ना है, आर्थिक इतिहास भी पढ़ना है। श्रेणी संघ क्या है, श्रेणी संघ के महत्व क्या है, श्रेणी संघ का कार्य क्या है, छोटे छोटे सभी आर्थिक इंपॉर्टेंस। इस समय का हमें समाज पढ़ना है, ये सामाजिक जीवन क्या है। इस समय का हमें संस्कृति पढ़ना है कि सांस्कृतिक इनकी स्थिति क्या है, सांस्कृतिक पक्ष इनका क्या है। हर समय का एक सांस्कृतिक पक्ष होता है, और सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत कला, साहित्य, धर्म इत्यादि इत्यादि चीज़ों को भी हमें पढ़ना है। यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे पक्ष पढ़ने हैं। अब वो 16 महाजनपद से उसकी शुरुआत, उसके पहले जनपद, फिर 16 महाजनपद, फिर मगध का उत्कर्ष और मौर्य काल। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इसका हम आपको जब क्लास स्टार्ट करेंगे, जिस दिन से एक एक क्लास, उस दिन सारी चीजों का हम आपको विवरण देंगे, सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हो गया प्राचीन काल में। इसी तरीके से हम मध्यकाल देखेंगे, और ध्यान दीजिए जब प्राचीन काल कहते हैं तो संपूर्ण भारत का प्राचीन काल, यानी उत्तर दक्षिण सबका प्राचीन काल, और सबकी अपनी विशेषताएं हैं, उसको शामिल करेंगे। इसी तरह जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक विशिष्ट काल है, विशिष्ट क्षेत्र समय है, क्योंकि इस समय भारतीय शासन के साथ साथ तमाम विदेशी शासक भी भारत में आए और भारत में शासन किए। प्राचीन काल में भी तमाम विदेशी शासक आए और भारत में शासन किए, लेकिन दोनों के बीच अंतर था। क्या अंतर था? प्राचीन काल में जितने भी आक्रांता भारत आए, प्राचीन काल में जितने भी आक्रांता भारत आए, चाहे वो हखामनी हो, हखामनी जिसे ईरानी कहते हैं, चाहे वो यूनानी हो, इज इट राइट, ये मौर्यों के पहले आए। इन्हें मौर्यों ने भारत से दूर खदेड़ दिया।
लेकिन इसके बाद जब हिंद यूनानी आए, शक आए, पार्थियन आए, कुषाण आए और आगे चल के हूण आए, ये सब के सब प्राचीन कालीन आक्रांता है। हिंद यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण और क्या नाम लिया, हूण, ये सब के सब आक्रांता हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे शासन किया, लेकिन ये भारत में वैसे ही मिल गए जैसे पानी में नमक। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, पानी में नमक की तरह मिल गए। अर्थात भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय धर्म को अपना लिए। इस आधार पर ये विदेशी आक्रांता तो जरूर थे, लेकिन भारतीय हो गए और यहीं की संस्कृति, यहीं का धर्म, यहीं के सब कुछ अपना लिया। लेकिन मध्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। मध्यकाल में भी विदेशी आक्रांता आए और विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर शासन किया, लेकिन ये भारत में रहकर भारतीयता को तो अपनाया, लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया और उसको और विकसित किया, उसका प्रचार प्रसार किया। अर्थात एक ऐसा समय मध्यकाल का है जहां पर समान गमन, एक साथ कई संस्कृतियों का, धर्मों का गमन दिखाई देता है, शासन का, राज्य का गमन दिखाई देता है स्पष्ट तौर पर, जो यहां पर वैसा दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो हम मध्यकाल में क्या पढ़ना है भाई? तो मध्यकाल में मुख्यतः दो भागों में बांटकर पढ़ लेना चाहिए। एक सल्तनत काल। तो पहले तो मध्यकाल को ही दो भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। सल्तनत से भी पहले पूर्व मध्यकाल देखेंगे और फिर मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल या इसको देखेंगे। अब पूर्व मध्यकाल में हम क्या करते हैं भाई? भारत के ढेर सारे ऐसे क्षेत्रीय राज्य हुए, बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य, उनको देखेंगे। और मध्यकाल में मुख्यतः दो राजवंशों को हम, या दो क्षेत्रों में हम शासन को बांटकर देखते हैं। एक सल्तनत काल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सल्तनत के अंतर्गत, और दूसरा मुगल के अंतर्गत। सल्तनत और मुगल, इसको समझिए, इसको देखते हैं हम। यानी पूर्व मध्यकाल में बहुत से क्षेत्रीय राज्य हैं, उनको देखेंगे, और मध्यकाल के अंतर्गत हम सल्तनत को और मुगल को देखेंगे। और इस दौरान भी कई क्षेत्रीय राज्य हुए, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो ये मध्यकाल का अध्ययन होगा। अब मध्यकाल में भी वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति और वहां की सांस्कृतिक स्थिति को जरूर देखेंगे। इज इट राइट? इसी आधार पर अध्ययन होना चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर जब हम बोलते हैं कि सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी बौद्धिक आंदोलन हुआ था। इसी प्रकार मध्यकाल में एक विशेष खंड आपको जानना चाहिए, जिसमें आपको उस समय के भक्ति और सूफी संबंधित कुछ बातें आप बिना जाने नहीं रह सकते, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है, जबकि कहीं स्पष्ट रूप से कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसको समझिए। अब मुद्दा है आधुनिक ये आधुनिक काल में। तो हम आधुनिक युग में क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल की शुरुआत भारतीय परिप्रेक्ष्य में 18वीं सदी से होता है। 18th सेंचुरी से। कब से होता है? 18th सेंचुरी। कॉन्सेप्ट पकड़िए, 18th सेंचुरी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और खासकर 1707 में, कब? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, भारत में क्या माना जाता है? आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इज इट राइट? 18th सेंचुरी में। और यही वो समय था 18th सेंचुरी जिसको कुछ इतिहासकार आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के बीच संक्रमण का काल मानते हैं, क्योंकि अभी इस समय 18th सेंचुरी में अनेक भारतीय ऐसे राज्य थे जो पूरी तरह से मध्यकालीन मान्यताओं के साथ शासन कर रहे थे। तो दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों के आगमन, भारत में उनके द्वारा कई क्षेत्रों को विजित करना, अपनी नवीन शासन पद्धति की स्थापना आदि आदि के कारण कई आधुनिक मूल्य और मान्यताएं भारत में आई। तो यहां से दुनिया की तमाम घटनाओं ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जैसे अमेरिकी क्रांति, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, बहुत सी चीजों ने सबको प्रभावित किया। और उसी आधुनिकता का संचार शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में भारत में भी आधुनिक मान्यता, आधुनिक मूल्य पश्चिमी मान्यता के माध्यम से देखने को मिलते हैं। इसलिए आधुनिक काल की शुरुआत भारत में 18th सेंचुरी के साथ होती है। अब इस 18th सेंचुरी में हमें क्या क्या पढ़ना है आधुनिक काल में? समझिए,
हमें यह समझना है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, बंगाल की स्थिति, मैसूर की स्थिति, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मराठों की स्थिति कैसी थी, हमें अवध के बारे में भी जानना है, हमें इस समय हैदराबाद के बारे में जानना है, इसके लेटर पंजाब की क्या स्थिति है यह भी हमें जानना है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, भारतीय राज्यों की स्थिति क्या है, वो किस मुकाम पर है, उनकी शख्सियत कैसी है, उनका शक्ति कितनी है, इसको समझना है। उस समय की शख्सियत कौन कौन सी हैं, कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों के बारे में भी जानना है, जैसे टीपू सुल्तान, जैसे हैदर अली, जैसे पेशवाओं में कई महत्वपूर्ण पेशवाएं, हम सबकी बात करेंगे, केवल बाजीराव की ही बात नहीं करेंगे, तमाम महत्वपूर्ण पेशवा हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे इस समय भारतीय शक्तियों में ही राजा रणजीत सिंह, जो 18वीं सदी के अंतिम समय में जिनकी गतिविधियां शुरू होती हैं और 19वीं सदी में मुख्यतः वो एक बहुत बड़े शासक के रूप में उभर कर आते हैं, हमें उन्हें भी देखना है। तो आधुनिक काल में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भारतीय राज्यों तथा गतिरोध, व्यापार आदि आदि से जुड़े सारे मामलों को देखेंगे। और पढ़ने से पहले जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने अब तो हो चुकी हैं, श्री गणसाय यहां से हो गया, आपको हम सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस बताएंगे भी पूरे सिलेबस पर, ताकि आप उसी अनुरूप अपने पढ़ाई को, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों आगे हम क्या देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रीय आंदोलन, इसे समझिए, राष्ट्रीय आंदोलन को हम कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक क्या है राष्ट्रीय आंदोलन का भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है कि हम 1857 कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, 1857 की घटना, मैं यहां घटना पहले बताना चाहता हूं, घटना लिख रहा हूं जानबूझ करके, 1857 की घटना से संबंधित बातों को हमें सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत देखना चाहिए, क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकार पहले 1857 के इस घटना को विद्रोह की संज्ञा देते थे। 1857 को कहते थे, क्या कहते थे, 1857 का विद्रोह, गदर। कुछ अलग अलग साम्राज्यवादी लेखकों ने तो अलग अलग नाम दे दिया, सिपाही विद्रोह, किसान विद्रोह, सभ्य संस्कृति के खिलाफ बर्बर संस्कृति का विद्रोह, ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह। यानी कि हमारे लोगों के जो एफर्ट थे, हमारे लोगों के अंदर जो संवेदना जग रही थी राष्ट्रवाद की, उसको कुचलने की खूब कोशिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा किया गया। और कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, 1857 की जो घटना थी, इसको उन्होंने विद्रोह की संज्ञा दे दी और इसी को हमें पढ़ाया गया। यह दुर्भाग्य है, यह विडंबना है कि हम इतिहास में पढ़ते चले आए थे कि 1857 का क्या, तो 1857 की का विद्रोह, सबने ये बात कहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस समय भी विलियम डिज़रायली जो विपक्ष के नेता थे ब्रिटिश संसद के, विलियम डिज़रायली, और 50 साल बाद इस गदर के सावरकर, महान सावरकर, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इन घटनाओं को विद्रोह नहीं कहा, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा उन्होंने। तो कॉन्सेप्ट पकड़िएगा दोस्त, इस मुद्दे पर बड़ा मंथन हुआ और अंतोगत्वा जब 1857 के इस महान घटना, क्रांतिकारी घटना का जब 150 साल हुआ, उस समय भारत में हमारी राष्ट्रीय सरकार, जो हमारी सरकार थी, वो उस समय यूपीए की सरकार थी। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, यूपीए 1, और यूपीए 1 की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को नाम दिया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। अब ये कैसा, इसकी प्रकृति कैसी है, इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति के बारे में बताया गया कि इसकी प्रकृति, मैंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति क्रांतिकारी आंदोलन की थी। कैसी थी, तो क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह एक क्रांतिकारी क्या है, आंदोलन है, इसे आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति, इसको क्या कहा गया, तो इसे अब हम क्या बोलते हैं, आज 1857 को क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांतिकारी आंदोलन।
1857 का क्रांतिकारी आंदोलन, या क्या बोलते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो हमने इसके लिए भी हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लड़ाई की और उन्हें बताया कि इसे विद्रोह ना कहा जाए। यह विद्रोह कहना निसंदेह हमारे उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने अपने जीवन की बलि दे दी इसलिए कि विदेशी हुकूमत से उन्हें मुक्ति मिल सके। इसलिए आज देखिए यह घटना क्या बन चुकी है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इसकी प्रकृति क्या बन गई, कैसी प्रकृति का है। तो इसकी प्रकृति आपके सामने मैंने लिखा, इसकी प्रकृति है क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति। इज इट राइट? तो एक तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमें इसको देखना है, और अब इसी से संबंधित इसके आगे और पीछे दो बातों को देखना है। क्या देखना है भी? इसके पहले हुआ जो नागरिक आंदोलन है, इसके पहले हुआ जो कृषक आंदोलन है, इसके पहले हुआ जो जनजातीय आंदोलन है, और ठीक यही चीज इसके बाद, कि इसके बाद भी नागरिक आंदोलन हुए, इसके बाद भी जनजातीय आंदोलन हुए, इसके बाद भी कृषक आंदोलन हुए, उन्हें भी देखना है। इसी से जुड़ी हुई घटनाएं पहले और बाद में भी होती हैं। जो लोगों का एक क्षोभ, ये जुड़ने का क्या तात्पर्य है? जुड़ने का तात्पर्य है कि लोग व्यथित थे ब्रिटिश शासन से। लोगों ने अपनी भावना का उजागर किया क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में, तो उसको भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अब इसके बाद इस 1857 की लैंडमार्क घटना के बाद इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को, कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरण में बांटा था। हमेशा इसी आधार पर हम पढ़े 3 चरणों में बांटकर। क्या क्या? नरमपंथी आंदोलन, नरमपंथी हमारा जो आंदोलन था उसको, फिर गरमपंथी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज भी इसको इसी रूप में पढ़ाया जाता है कि इसे गरमपंथी कहा जाता है। और तीसरा आंदोलन का जो समय था उसे गांधीवादी आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम गांधीवादी आंदोलन कहते हैं। गांधी जी के युग का आंदोलन गांधीवादी आंदोलन। नरमपंथियों को साधारणतः कब से रखा जाता है? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 से हम इसे देखते हैं, और खासकर 1905 के बंगाल, समझते रहेगा, 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व तक की जो सारी घटनाएं हैं वो नरमपंथी आंदोलन के अंतर्गत रखा जाता है। और 1905 में कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, 1905 से 1919 गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन को अपने हाथ में लेने के पहले तक का जो घटनाएं हैं इसे गरमपंथी आंदोलन के रूप में देखा जाता है। और 1919 से कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, 1919 से 1947 यानी आज़ादी के समय तक की जो घटनाएं हैं उसे गांधीवादी युग के अंतर्गत रखा जाता है। और हम सभी इस पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं, और इसकी तमाम धाराएं हैं दोस्तों, वो धारा को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक नदी है, एक नदी बहती है, कोई भी नदी, तो नदी का तंत्र होता है। जैसे नदी का तंत्र होता है, आपने नदी तंत्र जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, और आपको पढ़ना भी चाहिए, आपकी परीक्षाओं में आता है। तो आप जैसे कोई नदी है उसके तंत्र होते हैं, तमाम छोटी छोटी सहायक नदियां, बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े जल के स्रोत उनसे जुड़ते चले जाते हैं, और फिर वो क्या होती है कि एक मुख्य नदी में मिल जाती है, एक मुख्य नदी में मिलती है, जिससे वो मुख्य नदी क्या होती है? चौड़ी हो जाती है। ये है नदी तंत्र, यही है नदी तंत्र। अब इसे नदी तंत्र को आप राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले धाराओं के बारे में सोचिए। इज इट राइट? ये नदी तंत्र को हम क्या कह सकते हैं? इसको इस तरह आप समझें, हम इस बड़ी नदी को राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये है राष्ट्रीय आंदोलन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इस बड़ी नदी को हम क्या नाम दे सकते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। क्लियर? और देखिए, जितनी छोटी सहायक नदियां हैं वो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाली विचारधाराएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहीं नरमपंथी लिख दिया, हमने क्या लिख दिया इसे समझिए, हमने कहीं नरमपंथी विचारधारा या नरमपंथी आंदोलन लिख दिया, तो कहीं हमने गरमपंथी लिख दिया, गरमपंथी, तो कहीं हमने क्रांतिकारी लिख दिया। सब में अंतर बताएंगे आपको क्लास में। तो कहीं हमने क्रांतिकारी आंदोलन लिख दिया, समझते रहिएगा। कहीं वामपंथी हो गए, वामपंथी हो गए, तो कहीं भाई दक्षिणपंथी हो गए, दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथी हो गए। तो कहीं क्या दिखाई दिया हमें कि भाई अपने आप में एक विशिष्ट धारा कांग्रेस की धारा थी जो
मुख्य धारा के रूप में उस समय आगे बढ़ रही थी कांग्रेस की धारा। इज इट राइट? राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की धारा। तो इसी तरह से छोटे छोटे विचार, कहीं वामपंथी, कहीं दक्षिणपंथी, तो कहीं कांग्रेस की अपनी ही विचारधारा है, जिसको आगे हम गांधीवादी आंदोलन के रूप में देखें। क्या देखें? गांधीवादी आंदोलन के रूप में देखें विशेष तौर पर। और फाइनली इन सब ने हमें क्या दिला दिया? इन सब ने हमें 15 अगस्त दिखा दिया। ये 15 अगस्त क्या है भाई? तो 15 अगस्त हमारी लक्ष्य की प्राप्ति का दिन था। 15 अगस्त 1947, 1947। तो देखिए, जिस तरह से नदियां एक तंत्र बनाकर समुद्र मिल जाती हैं ना, ये लक्ष्य है उनका, समुद्र मिल जाना। वैसे ही दोस्तों, तमाम विचारधाराएं आगे बढ़ करके देश की आजादी के लिए संघर्ष किए, और उस संघर्ष को उन्होंने अंतोगत्वा 15 अगस्त 1947 को क्या किया? पूर्णाहुति दे दी, और वो हमारे स्वतंत्रता का दिन बन गया। इसलिए कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस करिए। इतिहास केवल घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही नहीं है। इतिहास घटनाओं का व्यवस्थित तथा वह क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें इतिहासकार का अपना क्या होता है? दृष्टिकोण भी होता है दोस्त। इसलिए यहां पर आपको बहुत क्लियर समझना होगा कि कुछ भी पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्या पढ़ना है, और उस एट द सेम टाइम हमें यह भी जानना है क्या नहीं पढ़ना। आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखें जो हमें विगत बीईओ की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में पूछा था। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको समझ। जैसे सेक्शन ए, जब हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन आते हैं। ए से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। सोचिए, इतने सब्जेक्ट, उसमें से 10 क्वेश्चन कहां से आते हैं? टोटल आते हैं। और अगर 10 गुणे 10 करें हम यहां पर, जो टोटल क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो 100 नंबर हो गए। अब इस 100 नंबर में अकेले 20 नंबर का इतिहास आता है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप मैनेज करना सीखेंगे, और हम जब क्लास में आपको ट्रेंड एनालिसिस करके लिखवाएंगे, तब आप क्या पाएंगे कि 16 नंबर तक आप 20 में आसानी से पा सकते हैं मुख्य परीक्षा में। आप बताइए, इसकी तरीका है, लिखने का तरीका है, यही तो लिखना है। केवल आपको बताया ना कि हम लिख के आए हैं से मैटर नहीं करता, क्या लिखना था वो लिखे क्या, ये मैटर करता है। तो ध्यान देना दोस्त। इसी से रिलेटेड क्या है, एक आपको हम बात बताते हैं कि पहला जो क्वेश्चन आया, इसको समझिए संक्षेप में। वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अब जरा सोचिए, यहां 2 चीजें हैं। धार्मिक विचारों, देखिएगा यहां पर एक चीज नहीं पूछा है, पहले समझना होता है। कोई भी प्रश्न पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए। वैदिक युग में धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों, ये 2 चीज है। एक विचार हो गया आइडिया लेवल पर, यानी फिलॉसफी, और दूसरा क्या है? कर्मकांड, रिचुअल्स। जब आप अपने 10 नंबर के प्रश्न में इसको जगह नहीं देंगे, वो भी कम शब्दों में, तब तक नंबर कैसे मिलेगा? इसलिए आपको जगह देनी है। 125 शब्दों में इसको इतना बेहतरीन लिखना है कि दोनों पक्ष शामिल हो जाए। और ऐसे क्वेश्चन तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए जिसमें आपको अधिकाधिक नंबर मिले। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैंने जब कहा कि धार्मिक विचारों, तो वहां पर उस समय का रिलीजियस व्यू क्या है, तो देखिएगा ऋग्वेद क्या कहता है? एकम सद, देखिए एकम सद, विप्रा बहुधा वदंती, विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा वदंती, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, उसे अलग अलग नामों से क्या पुकारा जाता है, बोला जाता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हम सत्य तो एक ही है ना। एकम सद, विप्रा विद्वान लोग क्या बोलते हैं, उसे अलग अलग नामों से बोलते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? यानी एकेश्वरवाद। मूल अवधारणा किसमें आ गई? एकेश्वरवादी अवधारणा, एकेश्वरवाद का अवधारणा विकसित हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत? हम ये भी जानते हैं कि ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी के देवता। आप सोचिए, तो एक तरह से यह बहुदेववाद है। कॉन्सेप्ट पकड़िए, यह बहुदेववाद है।
बहुदेववाद। तो इसका मतलब कि हमारे वैदिक धार्मिक विचारों में एकेश्वरवाद और बहुदेववाद दोनों मिलेगा, लेकिन मूल विचार किसका है? एकेश्वरवाद का है। एकम सद, सद एक ही है। विप्रजन उसे अलग अलग नामों से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, विद्वान जन। अब इसका जो भी छात्र, मैं सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं कि नंबर कैसे मिलते हैं, इसकी सारे क्वेश्चंस की इस तरह के सैकड़ों नहीं कई 100 प्रश्नों को मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, लिखवाऊंगा भी, और उसमें क्या लिखना है बताऊंगा भी। तो जो छात्र इन बातों को नहीं पकड़ेगा उसे नंबर कैसे मिलेगा? साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि वैदिक काल में अनुष्ठान होते थे, तमाम अनुष्ठान होते थे, यज्ञ। अब आप सोचिए, लेकिन वैदिक काल के अनुष्ठानों के बारे में लिखेंगे तो हमें समझना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल के अनुष्ठान और उत्तर वैदिक काल के अनुष्ठान में कैसे चेंजेस आए। पहले अनुष्ठान क्या थे? बहुत ही सरल थे, सहज थे, प्राकृतिक थे। शुरुआत में प्राकृतिक थे, लेकिन आगे चलकर क्या आ गया? इसमें रूढ़िता आ गई, इसमें रूढ़िवादिता आ गई। कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, रूढ़िवादिता आ गई। वो कैसे आई? समय के साथ जब निजी संपत्ति की उत्पत्ति हुई, जब अधिशेष पर अधिकाधिक अधिग्रहण की आपाधापी मची, अधिशेष को कैसे अपने पास रख लिया जाए, इसकी आपाधापी मची, तो रूढ़िता आ गई। धर्म में भी, कर्मकांड में भी, अनुष्ठानों में भी। इसको समझना होगा आपको, तब आप लिख पाएंगे संक्षेप में। जितने वाक्य आप लिखते हैं उतने ही वाक्य से एग्जामिनर समझ जाता है कि आपकी समझ है या नहीं। आपको बहुत कुछ नहीं लिखना। देखिए, इस तरह से संक्षिप्त बातों को हम आपको लिखवाएंगे, उसमें बताएंगे, लेकिन जो छात्र ये नहीं समझेगा वो कैसे क्या करेगा? ये आपकी समस्या है, इसलिए समस्या को दूर करना हमारा काम है। तो देखिए, धार्मिक विचारों अनुष्ठानों का विकास ग्रेजुअली हुआ, लेकिन शुरुआत में वो क्या था? सरल, सहज और प्राकृतिक था। शुरुआत में हमारे धार्मिक विचार कहते थे एकेश्वरवादी थे, लेकिन बाद में कैसे नजर आते हैं? उसमें एक तरफ रूढ़ता बढ़ गई और दूसरी तरफ क्या हो गया? बहुदेववाद बढ़ गया। इज इट राइट? तो यह जो उत्तर वैदिक काल में भी विचारधारा बदली, समय के साथ जब ऋग्वेद और अन्य वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आर्यक लिखे गए और उपनिषद लिखे गए, और उपनिषदों में तो विशेष तौर पर ब्रह्म विचार और दर्शन ही भर गया। तो ये चीज जब आप समझेंगे, मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, तो इस तरह के 10-20 क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से आपको मुख्य परीक्षा कराएंगे, जो कितना भी चेंज कर ले आप लिख डालोगे। तो ध्यान देना दोस्तों, एक ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखा। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में, अभी देखिए मैंने चर्चा ही कर रहा था आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी, देखिए गरमपंथियों को चरमपंथी भी कहते हैं, समझते रहिएगा, के बीच मुख्य वैचारिक मतभेद को स्पष्ट करिए। बहुत सिंपल सी बात है। तमाम पढ़ने के बाद आपको इसको कैसे 125 शब्दों में व्यक्त करें, एक पेज में, के एक पेज से भी कम में लिखना, मैक्सिमम एक पेज, बहुत क्लियर है। नरमपंथी किसे कहते हैं, गरमपंथी किसे कहते हैं, आपको बताना चाहिए। कुछ नरमपंथी और कुछ गरमपंथी नेताओं को लिखना चाहिए, और फिर दोनों के बीच विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, मुख्यतः शुरुआत, व्यवस्थित शुरुआत, शब्द देना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्यवस्थित शुरुआत नरमपंथी आंदोलन के रूप में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। देखिए लाइन लिखना है, 2 लाइन में हुआ, साथ हुई। उन्होंने शासन से क्या कहा? शासन से उन्होंने संवैधानिक तरीके से, विधिक तरीके से अपने हक की प्राप्ति की कोशिश की। इज इट राइट? अपने हक की प्राप्ति की। उसके लिए क्या किया? पत्र लिखा, बड़े बड़े अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मिला, लंदन तक गए उनके पास। सदन में, अर्थात केंद्रीय असेंबली में, प्रांतीय असेंबलियों में समय समय पर उन्होंने
अपनी मांगों को उठाया, मुद्दों को उठाया। तो दूसरी तरफ गर्मपंथी वे थे जो अपने हक को खुलकर कहने और उसे प्राप्त करने के हिमायती थे। वो नरमपंथियों की विचारधारा को अनुनय विनय मानते थे, भिक्षावृत्ति मानते थे। इनका मतलब था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे लेकर रहूंगा। कॉन्सेप्ट पकड़िए, ये तिलक जी का स्टेटमेंट। तो कॉन्सेप्ट, अब वैचारिक मतभेद तो यहीं से प्रकट हो गया। वैचारिक मतभेद, एक कहता है कि तुम्हारे तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, एक कहता है भाई तुम जो रास्ते पे चल रहे हो, गर्मपंथी कहते हैं नरमपंथियों की तुम्हारे तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो नरमपंथी गर्मपंथियों को क्या बोलते क्लियरली कि जिस मार्ग पर तुम चले हो उस पर तुम्हारा दमन कर दिया शासन द्वारा, क्योंकि शासन बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हमें ग्रेजुअली, धीरे धीरे शासन में अपनी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए। और इस बात के पूरी तरह विरोधी थे चरमपंथी। वो कहते थे हम हिस्सेदारी किससे मांगे, ये सब कुछ हमारा है, ये एक विदेशी हम पर शासन कर रहा है और हम अपने ही चीजों को कैसे मांगे जो हमारा है पहले से। कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो इस तरह से इस पूरी विचारधारा में आप गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच एक टकराव पाएंगे आगे चलकर। और वो टकराव 1907 में कांग्रेस के विभाजन के साथ सबके सामने आ गई। उसके पहले ही टकराव था, लेकिन 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गया इस कारण। तो ये सारी चीजों को आपको इसके अंतर्गत लिखना होता है। आगे दोस्तों इसे समझिए कि इसी के साथ आप सेक्शन बी देखेंगे। तो सेक्शन बी में प्रत्येक के बारे में 50 शब्द लिखना है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके जस्ट पहले आपने जो देखा था, यहां देखिए, जिसके जस्ट पहले जो हम देखे थे उसको ये देखिए आप, 125 शब्द लिखना था, केवल 125 वर्ड्स। जो बड़े वाले क्वेश्चन थे उसमें 125 शब्द लिखने थे, और जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो और भी कम शब्दों में लिखना है। तो जो क्वेश्चन जितने ही कम शब्दों में लिखना होता है, चुनौती उतनी ही ज्यादा होती है। अब ये केवल 50 शब्दों में लिखना है, समझिए 50 शब्दों में। और आपके क्वेश्चन क्या है, और देखिए प्रत्येक 6 नंबर का क्वेश्चन है। 50 शब्द लिखा और 6 नंबर, कितनी बड़ी बात है। 50 शब्द का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 लाइन। अगर आप 10 शब्द एक लाइन में लिखते हो तो सिर्फ 5 लाइन, और अगर आप 8 लिखते हो तो उसी हिसाब से लिख लीजिए। तो इस तरीके से बहुत ही कम शब्दों में आपको लिखना है। और इसके अंतर्गत तो क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए पहला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली। कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, मनसबदारी प्रणाली। अब इसने अकबर की मनसबदारी प्रणाली पूछ ली है। 50 शब्द में क्या लिखेंगे भाई, अकबर शुरू कौन किया, कब किया, क्यों किया, ये क्या है, इतना भी तो सोचिए। इसके प्रकार इतना भी आप लिख पाएंगे क्या, इसलिए सबको संक्षेप में लिखना है, बहुत ही संक्षिप्त। यह क्या है, एक मनसबदारी प्रणाली क्या है, एक प्रशासनिक वर्गीकरण है, प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक प्रणाली है, जिसके आधार पर पूरे मुगल सिस्टम काम करता था। पूरा मुगल प्रणाली इस पर काम करता, टिका हुआ था, प्रशासनिक प्रणाली। अब इसमें 2 तरह के मनसबदार हैं, आपको मालूम ही था कि इसमें सवार मनसबदार और जात मनसबदार का कॉन्सेप्ट है। तो जब क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो 50 शब्द में भी कैसे बांधकर इतनी बात लिख दी जाए कि मनसबदारी के बारे में आप पढ़ें तो कम से कम आपको 50 शब्दों में भी 5 से 10 फैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाए। इस तरह लिखना होगा, तब हम आगे इसको एनालिसिस करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए बेटा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा जब अब भारत में लॉर्ड रिपन शासन कर रहा था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने अंग्रेजी शासन की बखिया उधेड़ कर रखी थी, उनके नीतियों को उजागर कर रही थी और यह बता रही थी कि ये कितने शोषणकारी हैं। और चूंकि प्रॉब्लम क्या थी, अंग्रेज भारतीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, लैंग्वेज पढ़ नहीं पाते थे, तो उनको लगा कि इसको तो आम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और अगर ये पत्र पत्रिकाएं छपती रहीं तो आम लोगों के अंदर बगावत या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत की चेतना आ जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत क्या किया कि इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया और भारतीय भाषाओं पर, स्थानीय अंग्रेजी को छोड़कर जो भारतीय भाषाएं थी उनमें छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए, नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, ताकि उनसे
कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, उनके माध्यम से किसी भी तरह के आंदोलन का संचार न होने पाए। मुख्य मुद्दा ये था, रिपन के समय किया गया था, और इसके बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं, मुद्दे हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे क्लास में भी करेंगे। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो आगे बेटा इसी तरीके से इससे सेक्शन सी है। सेक्शन सी के मैंने प्रत्येक के बारे में अधिकतम 25 शब्द लिखना है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, कितना लिखना है? 25 शब्द में उत्तर देना है प्रत्येक के बारे में। 25 शब्द में लिखना तो और भी कठिन है, लेकिन फिर भी इसमें 3-3 लाइन 4-4 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो अब ये इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस तरह आते हैं, जैसे कन्नौज का युद्ध। अब जैसे कन्नौज का युद्ध कब हुआ भैया? तो कन्नौज का युद्ध आपको मालूम है कि ये 1540 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो आपको मालूम है कि ये हुमायूं और, समझते रहिए, ये हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ। किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ। शेर शाह के बीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुमायूं और शेर शाह के बीच। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला कि हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो गया और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो ये आपको जानना चाहिए। 25 शब्द में आप कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो हम लिखेंगे ना कि कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और दिल्ली की गद्दी शेरशाह सूरी को प्राप्त हो गया। सोचिए, आपको 25 शब्दों में यह बात लिखनी पड़ती है इस तरीके से। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं, जैसे मान ली प्रयाग प्रशस्ति है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज 2 नंबर में पूछा है, तो हो सकता है इस बार बीईओ की परीक्षा में ये 10 नंबर में पूछ ले, 5 ये 6 नंबर में पूछ ले, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको विस्तार से ही पढ़िए और संक्षेप में लिखने का प्रयास करिए। जैसे क्या है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देने वाला यह अभिलेख है, आप सब जानते हैं। उसकी प्रशंसा में लिखा गया। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा। दरबारी, उसके दरबारी हरिसेन ने लिखा। किसने लिखा? हरिसेन ने। यानी समुद्रगुप्त की बात किया मैंने, हरिसेन की बात किया, सबको जोड़ करके कॉमा दे के लिखना पड़ेगा। यह क्या है? संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में। और क्या है इसकी सबसे बड़ी विशेषता? चंपू शैली। तो कैसे लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि चंपू शैली में लिखी गई, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों आदि का उल्लेख है, साथ ही अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर का भी वर्णन है। आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब इसके ज्यादा आपकी गुंजाइश नहीं है। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताएंगे बहुत सी चीजें इसमें इससे जुड़ी हुई है। इससे ज्यादा आप क्या लिखेंगे? 25 शब्द में, लेकिन लिखना इसी तरीके से पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिए। अगर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं तो मथुरा शैली। मथुरा शैली क्या है? तो ये भारत की प्राचीन मूर्ति निर्माण कला है। भारत की प्राचीनतम मूर्ति निर्माण कला जो सर्वाधिक परिपक्व कुषाण काल में हुई, क्योंकि कुषाणों का एक राजधानी कहां थी? मथुरा भी थी। कुषाणों की एक राजधानी मथुरा थी, समझिएगा। कनिष्क के समय मथुरा भी कुषाणों की एक राजधानी थी। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुषाण काल में सबसे ज्यादा फली फूली मथुरा। लाल बलुआ पत्थर पर उसके मूर्तियां बनते थे। गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी मिली, जैन धर्म संबंधित मूर्तियां भी यहां पर मिली आगे चलकर, और सनातन धर्म से भी संबंधित मूर्तियां मिली। तो देखिए, इन सभी चीजों को संक्षेप में आपको लिखना है। आगे जरा ध्यान दीजिए। तो इसी से क्या जुड़ा है बेटा कि अगला क्वेश्चन लास्ट, चौरी चौरा कांड। आपको मालूम है कि चौरी चौरा क्या है? 1904 में, कहीं कहीं 5 भी लिखा रहता है, ये 5 आप नहीं लिखेंगे, ये इससे संबंधित बात है कि 1904 में, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, एक भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना 1904 में हुई थी। इज इट राइट? जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब मैं यहाँ पे मैं सुधार करना चाहता हूँ। ये 1904 नहीं, मैं मुझसे ऐसे निकल गया, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। ये
1922 की घटना है, काफी इंपॉर्टेंट घटना है। 1922 की घटना, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। इज इट राइट? असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में सत्याग्रहियों ने पुलिस की बर्बरता के विरुद्ध चौरी चौरा नामक थाने में आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। अब आप सोचिए, इस घटना के बाद गांधी जी ने तुरंत एक हफ्ते में, तुरंत समझिएगा, निर्णय लिया कि हम असहयोग आंदोलन वापस लेंगे। एक हफ्ते बाद वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग हुई और औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इतनी महत्वपूर्ण घटना 4 अप्रैल 1922। इज इट राइट? ये इस घटना की तिथि है। ऐसे ही दोस्तों 25-25 शब्द में लिखना है। तो जब हम आपकी प्री और मेंस की क्लास लेंगे तो सभी चीजों की, इस तरह की सभी बातों का हम पर्याप्त डिस्कशन करेंगे और इतिहास से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का हल कराएंगे। बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं आप सबके सामने बीईओ का एक शानदार बैच। आपकी सफलता सुनिश्चित हो। इसी के साथ नमस्कार।